तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अकाउंट्स में। का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इसका पूरा नाम है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। सीए फाउंडेशन में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है और खास करके प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। अकाउंट्स में 75 80 मार्क्स लाना फाउंडेशन में भी कोई मुश्किल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लॉ में थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस चाहिए। अभी तो तुम लोगों को जो बताया कि थ्योरी पेपर का लिखने का प्रैक्टिस ये स्टार्ट कर लो ना तो हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी अभी से स्टार्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि 12th के बाद हम लॉ का स्टार्ट करेंगे, उस समय प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए। 3 4 डेफिनेशन लिखोगे किसी भी थ्योरी पेपर का, उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर अपना अंडरस्टैंडिंग लिखोगे तो समझ लो ना कि ये बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिक है, जब एग्जाम आएगा लॉ का एग्जाम पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, लॉ लीगल रूल्स पढ़ोगे। और लॉ में एक चीज याद है कि लॉ में दोनों चीज मैटर करेगा। आपका अपना कंटेंट राइटिंग भी प्लस जो रूल्स है वो एज इट इज याद होना चाहिए। जो प्रोविजन है वो एज इट इज याद होना चाहिए। तो वहां पे आपका मेमोरी भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, जरूर अच्छा होना चाहिए, शार्प। ठीक है, तो खैर ये लॉ के पेपर्स में तो वो तो आपको फाउंडेशन में रहना ही, उतना भी भारी नहीं है। पहले से प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा। आसान रहता तो सब लोग निकालता, आसान भी नहीं है। और आसान होता तो फिर इसका फायदा क्या था। डिफिकल्ट है, थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये जो चैप्टर है ना, अगर इसके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझते चलोगे तो बहुत आसानी से समझना है। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं। आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, पहले हम लोग शेयर्स को समझेंगे और शेयर्स के एक एस्पेक्ट को समझेंगे। शेयर्स क्या है ये समझेंगे। एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी, पढ़ा आप लोगों ने इसकी। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे हम? कंपनी बोलेंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हो क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए। और कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी में सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है वो है ओपीसी, 1% कंपनी। रिसेंटली मिला है ये जो 1% कंपनी है ना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मिला है। मतलब आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आपको पता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर फॉर्म करके अगर वो बिजनेस चलाओगे तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकता है। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो मेरे साथ, तो क्या करेंगे? आपके पास दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आता है। उसमें से एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के बाद आपको एक फायदा मिलता है, वो है किस चीज का? लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाती। और लाइबिलिटीज लिमिटेड का मतलब आपको पता है कि जितना बिजनेस में लगा है, कर्ज का पेमेंट अगर करने का टाइम आया तो उसी बिजनेस के प्रॉपर्टी से ही पेड होना है। पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल, है ना? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मिलता है किसको? कंपनी के ओनर्स। तो 1% कंपनी सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे समझ जाओ कि सबसे कम लोगों के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी फॉर्म करना चाहते हो, देन यू कैन फॉर्म इट अलोन। नाउ इट इज, पहले नहीं था, रिसेंट चेंजेस में मिला है। कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए।
प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप मार्केट में जा करके किसी से भी शेयर्स नहीं बेच सकते, किसी को भी शेयर ऑफर नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट लगा के शेयर नहीं बेच सकते कि आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। यू कैन नॉट डू दैट अगर आप प्राइवेट कंपनी। ये आप कब कर सकते हैं? जब आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए ही सबसे पहले ही आपको 7 लोग चाहिए। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th के बिजनेस स्टडीज में, कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको बताया गया होगा कि कंपनी कितने तरह का है, तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी उसके बीच डिफरेंसेस बताया गया। तो क्या पब्लिक कंपनी मार्केट में जाके शेयर्स इशू कर सकती, प्राइवेट कंपनी सबको शेयर नहीं दे सकती, जान पहचान वाले को दे सकती। समझ रहे बात? रिलेटिव्स हो गए, जिनको वो पहचानती है, फ्रेंड्स हो गए, उन सबसे वो फंडिंग रेज कर सकते, वहां से कैपिटल लिया जा सकता है। बट जनरल पब्लिक किसी से भी पैसा ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं। ये फैसिलिटी किनको मिलता है? किन कंपनी को? पब्लिक। पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में तुम कन्वर्ट हो सकते हो, उसके लिए सम सर्टेन रूल्स है कंपनीज एक्ट में। अगर आप वो रूल फुलफिल कर दोगे तो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में चले, यानी आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। अब बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो पता ही चलेगा कि ये पहले क्या था। तो एक पता चल रहा है ये सोल प्रोप्राइटर, कोका कोला का सोल प्रोप्राइटरशिप से फॉर्म, फिर जाके एक टाइम पे वो कंपनी बना, फिर पब्लिक कंपनी तक के लिए है ना। और आज ग्लोबल कंपनी अराउंड दी वर्ल्ड, दुनिया के हर देश में इनका बिजनेस। समझ रहे हो? तो इस लेवल तक जा सकते। तो वापस से आते हैं उन पॉइंट की तरफ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए वो क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कंपनी का जो कैपिटल, क्योंकि कंपनी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े टाइप के बिजनेस को करने के लिए आपको कैपिटल भी ह्यूज रिक्वायरमेंट होगा, है ना। बहुत ज्यादा। आपने पढ़ा होगा एडवांटेज ऑफ द कंपनी में, एक बड़ा एडवांटेज है लार्ज कैपिटल। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारा कैपिटल अरेंज कर सकते। डिपेंड करता है कि आपका विजन अच्छा होना चाहिए। विजन है, इन्वेस्टर्स कन्विंस हो गए, पैसा आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी को फंड रेज करने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ भी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लार्ज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह इसको रन करने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। देन जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे सुटेबल है वो कौन है? कंपनी। तो जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो इसका जो कैपिटल होता है ना, इसका एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट। जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो उस टाइम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बताते हो कि मैक्सिमम कितना कैपिटल आप रेज करेंगे मार्केट से। अगर परमिशन मिल गया ना आपको, दैट कैपिटल बिकम्स योर ऑथराइज्ड कैपिटल। वो कैपिटल क्या बन जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल समझ आया क्या है? किसी भी कंपनी का वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी बोर्ड से ऑथराइज्ड, आप मैक्सिमम उतना कैपिटल मार्केट से उठा सकते, इससे ज्यादा। सपोज करें अगर आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मैक्सिमम मार्केट से कितना फंड रेज कर सकते हैं? 10 करोड़ रुपीस। अगर आप 10 करोड़ के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो फिर आपको लीगल रूल में जाना पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ेगा, परमिशन ग्रांट करवाना पड़ेगा, वो परमिशन मिलेगा तब आपका ये लिमिट। ठीक है, अब देखो इसमें एक और खास बात क्या है, इसमें ये जो अमाउंट है ना, ये कैपिटल का जो अमाउंट है, बहुत ज्यादा कैपिटल कैसे आ जाएगा इसमें? तो चूंकि कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी के कैपिटल के अमाउंट को जो भी चाहिए, जैसे मान लो ऑथोराइज कैपिटल, आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो एंड यू नीड ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़, 1000 करोड़, और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके कंपनी का फॉर्म का मैक्सिमम कैपिटल कितना होना है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ तक आप मार्केट से उठा सकते हैं। तो कंपनी तो आप पहले फॉर्म कर लेंगे। पब्लिक कंपनी फॉर्म करना है तो 7 लोगों के साथ मिलकर के 2 4 5 करोड़ रुपए लगा करके कंपनी स्टार्ट कर लिया। लेकिन आपको पता है कि कंपनी में आप मैक्सिमम कितना करोड़ फंड रेज कर सकते हो? 1000।
जब रेज करना होगा, जरूरत होगा, तब उस समय पे फंड रेज करेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, कंपनी जैसे ही आपने स्टार्ट करा, आप देखो कंपनी का ये जो कैपिटल है, जो आपका रिक्वायरमेंट है 1000 करोड़ का है ना, अगर हम इसको 10 रुपए के शेयर्स में ट्रांसफर कर कन्वर्ट कर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास कितना शेयर इशू कर सकते हैं, 100 करोड़ शेयर्स। कितना शेयर इशू किया जा सकता है, 100 करोड़ शेयर्स। और हर शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये। 100 करोड़ इंटू 10, 1000 करोड़ हो गया ना। अब देखो मार्केट में जैसे ही आपने अपने कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब किसी को चाहिए, किसी के पास 10,000 रुपए ही, तो आप उसको कितना शेयर दे सकते हैं, 1,000 शेयर। किसी के पास 20,000 रुपए है, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, कितना शेयर दे सकते हो, 2,000 शेयर। कोई 2,000 लेगा, कोई 3,000 लेगा, कोई 5,000 लेगा। इस तरीके से आपको क्या 100 करोड़, क्या 1,000 करोड़ भी आ सकता है, 2,000। किसी के पास 1 लाख भी तो होगा, कोई 10 लाख भी तो लगाना चाहेगा, कोई हो सकता है 1 करोड़ भी लगा दे आपके बिजनेस। डिपेंडिंग अपॉन कि किसको कितना, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी सेविंग्स है, और वो आपके प्रोडक्ट से कितना इंस्पायर्ड है, कितना उसको पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स। जिनको फ्यूचर दिखता है ना कंपनी में कि ये कंपनी अच्छा है, आगे ग्रो करेगी, और रिटर्न तो मत बोलो। मतलब ये बहुत सारे लोग ना तिजोरी में पैसा, सबसे बेवकूफ लोग होते हैं जो तिजोरी में पैसा रखते हैं। एक बार बीमारी आया, हवा हो, या कोई और इवेंट आया तो चला गया। सबसे आज के डेट में, और आप सब में से आप सबको एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर आपको ज्यादा इनकम कमाना है, अपने वेल्थ को ज्यादा इंक्रीज करना है, देन द बेस्ट मार्केट फॉर यू इज शेयर मार्केट। लेकिन यस, जहां रिस्क है वहां रिटर्न, जहां रिटर्न बढ़ा है वहां रिस्क भी बढ़ा है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक एक दिन में आपको, आपका इनकम हो सकता है 20% 30% बढ़ जाए एक दिन में, और ये भी हो सकता है 20-30% कम भी हो जाए। एक साल, 2 साल में आपका वेल्थ हो सकता है 800% बढ़ जाए, 800%। मतलब समझ लो 1 लाख रुपए लगाया ना, तो 2 साल में 8 लाख रुपए हो गए। कहाँ मिलता है इतना रिटर्न, मिलता है क्या कहीं, शेयर मार्केट में ही पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन शेयर मार्केट, और आज के डेट में तो ज्यादा है। ये कैसे हुआ, ये वेल्थ इतना कैसे बन गया, तो इसी बात को हम समझा रहे हैं अभी, कि अभी क्या है, कंपनी का शेयर जो है, वो जैसे 1,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या करा, अपनी कंपनी के 100 शेयर्स को 100 करोड़ रुपए में, 100 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज में डिवाइड कर, 100 में भी डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 100 में ही डिवाइड, 10 में ही डिवाइड करो। यू कैन डिवाइड इट इन 100, यू कैन डिवाइड इट इन 1,000। वो आप पे डिपेंड करता है कि फेस वैल्यू कितना रखना चाहते हो, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना देना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड, 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया, ये डिपेंड। जाहिर सी बात है, जितना डिनोमिनेशन बढ़ाओगे शेयर्स की संख्या उतना कम होती चली जाएगी। अगर आपने 100, इसी 1,000 करोड़ को अगर 100 रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, तो 10 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, अगर 1,000 रुपए में डाल दिए तो 1 करोड़ शेयर्स हो गया, 1,000 रुपए का एक शेयर से 1 करोड़ शेयर्स हो गया, है ना। तो कैपिटल के अमाउंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर्स, एंड द पीपल हु विल परचेज दोज शेयर्स विल बी नोन एज शेयर होल्डर। क्लियर है, तो कंपनी को चाहिए लार्ज कैपिटल, तो जितना पैसा तुमने लगाना है लगा दिए। अब मार्केट में जब जैसे रिक्वायरमेंट हुआ, आपका बिजनेस फेम हो चुका है, आप मार्केट से फंड रेज करने के लिए रेडी हैं। एक तो वैसे भी बैंक वगैरह भी इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में, वो सब फंडिंग के का टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ ही रहे हो, बिजनेस स्टडीज में आएगा आगे, वहां पे आपको बताया जाएगा कि शेयर से, सिक्योरिटीज मार्केट से पैसे कैसे कैसे रेज करते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, वो सब वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो समझ आ गया कि शेयर्स क्या है, कैपिटल का small part. When the capital is divided into small parts of the same unit, of the same amount, same denomination, that small part is known as shares. और उसको खरीदने वाले लोग क्या कहलाएंगे, शेयरहोल्डर्स। बिल्कुल है। बहुत सारे रूल्स हैं, पब्लिक को जाकर के हर कोई नहीं बोल सकती कि मेरा शेयर्स ले लो। अभी बताया ना, प्राइवेट कंपनी
तो इसका प्राइस कितना था? मार्केट को कंट्रोल नहीं करती कभी। मार्केट को क्यों कंट्रोल करेगी? शेयर का प्राइस कितना जाएगा वो थोड़े ना कंट्रोल करेगी। कंपनी क्या रख रहा है फेस वैल्यू कोई रूल नहीं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये ना 10, 100, 1000 इसके डिनोमिनेशन पर चला। ठीक है, तो ये पता चल गया कंपनी के लिए। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल होता है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में। तो वो स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है। ये जो शेयर्स है इसको जो लोग परचेज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। अगर ये पब्लिक कंपनी है ना तो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के डेट में तो अक्रॉस दी वर्ल्ड, पहले तो लिमिटेशन था ना। पहले तो लिमिटेशन था। अभी देखो शेयर मार्केट का पोटेंशियल इतना बढ़ गया ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब डिजिटल मार्केट का दौर है। अब हर हर एक दुनिया के हर देश का जो मार्केट है ना वो ऑनलाइन आ चुका है। आप यहाँ से बैठे बैठे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने घर से बैठे। नॉलेज होना चाहिए, मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कंपनी का क्या क्या पॉलिसी चल रहा है, क्या ये सब जो उनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं उनके बारे में कम क्या डिस्कशन हो रहा है मीडिया हाउसेस में, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस फील्ड में जाएंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के लायक उस तरीके से होंगे। कोई भी जाकर के सोचेगा कि हम किसी में भी पैसा लगा दें और निकाल लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज है, थोड़ा बहुत इनकम कमाने के लिए आजकल ना एप्लीकेशन आ गया है। शेयर मार्केट का बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया, उसमें क्या है ना, एक चीज कि एक लेमैन भी इन्वेस्ट कर ले तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है, दो चीज लगा दिया है। कितने पे बेच कितने वैल्यू तक नीचे गिरेगा तो आपको बेच देना है। ठीक है, और कितना हायर वैल्यू जाने पे भी आपको बेच देना है, ये लिमिट लगाता है। स्टॉप गेन और स्टॉप लॉस बोलते हैं। मतलब ये कि आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 5%। तो इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन को बता रखा है कि जैसे ही 95 आ जाए ना तो अब रुकना नहीं है, बेच देना, इसके नीचे जाने का वेट नहीं करना। स्टॉप लॉस यानी 5% स्टॉप लॉस। अच्छा, गेन कितना रहेगा? मान लो इसमें लगा दिया कि 10% या 6% या 5%, जो भी लगाया, तो मान लिया आपने 6% स्टॉप गेन लगाया है, तो वहां पे क्या है कि जैसे ही प्राइस बढ़ के 106 रुपये होगा ना, बिक जाएगा आपका शेयर ऑटोमेटिक। तो आजकल इस तरीके से एप्लीकेशन का यूज करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस स्टॉप गेन नहीं, इवन देन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। हम टाटा इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने वाले हैं तो टाटा इंडस्ट्रीज का फ्यूचर देखे ना कि वो क्या क्या लॉन्च करने वाली है, मार्केट में उसका सिचुएशन कैसा रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अब आपने बिना जाने अभी तो मार्केट आज बहुत अच्छा है, उस कंपनी में पैसा लगा दिया, पता चला कि उसका न्यूज खराब आया, अगले दिन पैसा गया। ये भी होता है। खैर एनीवेज, तो ये समझ आया, शेयर समझ आ गया। शेयर जो लोग खरीदे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? शेयर होल्डर्स बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो शेयर्स है ना, अब देखो इसमें दो दो लोग हो गए। अभी आप आपके सामने आ गया एक कंपनी, एक, और कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया उसको हम क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, जिन लोगों का पैसा कंपनी में लगा हुआ है दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास जो कैपिटल है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है वो? शेयर्स के फॉर्म में। और शेयर्स, हर एक शेयर्स का अपना नंबरिंग होगा। यानी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ओनरशिप कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो जैसे मान लो अभी आपको एक एग्जांपल दिया गया था कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए और 1000 को 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर। तो 1000 डिवाइड बाई 10 यानी कितना हो गया? 100 करोड़ शेयर्स हो गया ना। तो इस 100 करोड़ शेयर्स को नंबरिंग दोगे? नंबरिंग दोगे ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़। अब इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं हम, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मान लो इसको हम एक शेयर का प्राइस कर देते हैं 1000 रुपीज पर शेयर। तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए। तो आप नंबरिंग देंगे शेयर्स का, मान लीजिए आपने सीधा नंबरिंग दे दिया 00001, 00002 एंड सो ऑन, 1 करोड़ तक का, यानी 1 से लेकर के 1 करोड़ तक का अपना सीरियल नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया शेयर्स नंबर। अब जो ये शेयर है ना, ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आज आपके पास है, कल उसके पास, कल उसके पास है, परसों किसी और के। अभी तो आपने आपने पहले, सबसे पहले क्या होता है ना कि इस शेयर्स को सबसे इनिशियल टाइम पे कोई लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे?
आपने अक्सर सुना होगा मार्केट में आईपीओ के बारे में, सुना है? इनिशियल पब्लिक ऑफर इसका फुल फॉर्म। फेसबुक आईपीओ लेके आ रही है, नायिका अपना आईपीओ लेके आ रही है। अभी तो रिसेंट टाइम अगर आप लोग थोड़ा सा अपडेटेड होंगे, न्यूज चैनल्स वगैरह देखते होंगे, तो ये वर्ड बहुत यूज होता है। आईपीओ क्या है? पब्लिक कंपनी है, रेपुटेशन बिल्ड हो गया है, अब इनका मार्केट में लिस्टिंग भी हो गया, सारा फॉर्मेलिटी इन्होंने फुलफिल कर दिया है। शेयर मार्केट में अभी अपने शेयर बेचने के लिए रेडी है फॉर द फर्स्ट टाइम टू द जनरल पब्लिक। तो जैसे ही आईपीओ के लिए लिस्टिंग हो गया, इसका मतलब समझ जाओ कि ये कंपनी पहली बार पैसा तो पहले भी इन्होंने रेस किया होगा, लेकिन वो जो पैसा रेस किया था, वो जो फंड रेस किया था रिलेटिव से, फ्रेंड से, इन्वेस्टर से, उनसे मीट करके, उनसे डिटेल डिस्कस करके, किसी को भी नहीं बेचते चले, पहली बार ये कंपनी जनरल पब्लिक के पास जा रही है फंड रेस कर। आईपीओ इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक उस कंपनी में पैसा लगा। ठीक है, पोटेंशियल समझोगे क्या हो? अगर कंपनी का शेयर्स अभी हमने कितना डिसाइड किया कि 1000 रुपए, 1000 रुपीज पर शेयर। शेयर होल्डर मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है कंपनी का, और कंपनी के पास टोटल कितना शेयर है? 1 करोड़, है ना? अब मार्केट में आईपीओ आने वाला है, सबको पता है इस कंपनी का। सपोज करो फेसबुक, दुनिया के हर लोग जान रहे हैं कि फेसबुक का आईपीओ आने वाला है, उन कंपनी है। और फेसबुक के प्रोजेक्ट के बारे में भी सबको पता हो गया कि ये क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे इनकम जनरेट करेंगे। तो ऐड का एक बड़ा सोर्स होगा, और ऐड कैसे जनरेट करें? तो पता चला कि फेसबुक में एक सेक्शन वीडियोस का ऐड किया गया है, तो क्रिएटर्स उसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें जैसे यूट्यूब में वीडियो चलता है, ऐड चलता है, वैसे फेसबुक में भी वीडियो चलेगा ऐड। तो वहां से सोर्स ऑफ अर्निंग हो कंपनी को। तो ये सारा कुछ शेयर होल्डर्स को पता होता है, तो उनको पता है कि मार्केट में ये कंपनी आगे चलने वाली, रेपुटेशन अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, 1 ही करोड़ लोग खरीदने वाले होंगे? एक एक आदमी सोचेगा कि हम अपना 1 लाख रुपए लगाएंगे, हम 2 लाख लगाए, कोई सोचेगा 5 लाख लगाए, कोई 10 लाख लगाएंगे। इतने सारे लोग लेके बैठे हुए, कब लॉन्च हो? जैसे ही लॉन्च हुआ, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। 1 करोड़ शेयर्स में मान लिया अभी सारा 1 करोड़ शेयर्स है, तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म किया है ना, वो थोड़े ना अपना शेयर पूरा का पूरा मार्केट में लॉन्च कर देंगे। दे कीप इट विद देमसेल्व्स। अब मान लो कि 1 करोड़ में से 50 लाख शेयर उन लोगों ने अपने पास रखा, और 50% ही आईपीओ ला रहे हैं, तो मतलब मार्केट में कितना शेयर बेचने वाले वो लोग? 50 लाख शेयर। 50 लाख शेयर बेच करके वो पैसा रेज करेंगे मार्केट। अब ये जो 50 लाख का 50 शेयर जो वो लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, खरीदने के लिए भरे पड़े हैं लोग, इतना कि शेयर्स कम बढ़ जाए। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्या होगा? 1000 रुपया मिलेगा। कोई बोलेगा कि हमको 1500 भी मिल रहा है, तो बोलेगा ले लो। 2000 में मिल रहा है तो ले लो। ऐसा करते करते जो प्राइसेस है ना, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो वेल्थ कितना बढ़ा? जिन्होंने खरीदा, नहीं, जिनका ये कंपनी था ना, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया था, एक शेयर का वैल्यू उनका कितना है? 1000 रुपए। मार्केट में उन्होंने लॉन्च करते ही उनका शेयर 2000 रुपए वैल्यू हो गया। तो अभी अगर उन लोगों के पास मतलब 50% ऑफ द अमाउंट कितना है, अगर हम बात करें यहाँ पे 50% ऑफ द अमाउंट, तो 500 करोड़, नहीं, 500 करोड़ तो ओनर के पास है। अभी 500 करोड़ है ना, वैल्यू तो डबल हो गया। मतलब एक दिन में कितना हो गया उनका वैल्यू? 1000। तुरंत उनको दिखने लगता है कि जाएंगे, ये कार खरीद लिया जाएगा, वो होटल में जाएंगे, वहां ट्रैवल करेंगे। ये उनके माइंड में, क्योंकि जाहिर सी बात है वेल्थ अर्निंग का मेन पर्पस क्या है? लाइफ को बेटर करना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये होता है मोटिव। तो देख रहा है एक दिन में मतलब कितने जल्दी वैल्यू डबल होगी। अच्छा, ये सिचुएशन चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? अभी मार्केट में ये लॉन्च हो गया, शेयर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ। अब जितने लोगों ने खरीदा, तो सब लोग खरीदते क्यों? अगर एक रेस्ट्रिक्शन होता ना कि कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगा, इतने लोग नहीं जाते मार्केट। जब लगा दिया है कंपनी मरेगी तब पैसा मिलेगा, तो कंपनी के मरने का इंतजार किया जाए? सब लोग जाएंगे क्या पैसा लगाने? नहीं। तो इसमें एक चीज, एक इनोवेशन लाया गया, वो ये कि कंपनी का शेयर जो है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होगा, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होगा, जिसको हम फ्रीली ट्रांसफर, मतलब मार्क ले लिए ना आपने, अब ये आपके लिए एक चीज है, मार्केट में बेच सकते हो,
जिसको भी बेचना है बेच दो, खरीदार होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार तो इनिशियल मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ वो आईपीओ कहलाया। अब वो शेयर एक बार मार्केट में आ गया ना, तो अब वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ चला गया? स्टॉक एक्सचेंज। अब इन्वेस्टर जो है, किसी को पैसे का जरूरत है, वो स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स बेच दे, कोई खरीदने वाला है खरीद लेगा, उस डेट में जो प्राइस रहेगा उस प्राइस प्राइस तो फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। किसी दिन प्राइस हाइयर होगा, किसी दिन प्राइस लोअर रहेगा। मार्केट में न्यूज किसी कंपनी के लिए अच्छा आया है, ज्यादातर लोग खरीदने के लिए चले जाएंगे। किसी कंपनी का न्यूज खराब आया है, उसके बारे में उसके रेपुटेशन को झटका लगा है, तो कंपनी का प्राइस डाउन होगा, शेयर प्राइस। तो ये मार्केट सिचुएशन चलता रहता है, और इस सिचुएशन में लोग अपना अपने हिसाब से डीलिंग करेंगे, अपने हिसाब से मार्केट में खरीदेंगे। तो ये क्या फायदा हुआ है? कंपनी का जो शेयर्स, जो कैपिटल था, जो कि कंपनी में लग चुका है, कंपनी में जो कैपिटल लगना था वो तो लग गया ना। अभी कंपनी का जैसे ये भी हम यहाँ पे समझ लेंगे, कंपनी जो प्राइस शेयर्स जो लॉन्च किया था वो कितने में लॉन्च किया था? 1000 ना। लेकिन प्राइस बढ़ने लगा तो कंपनी ने क्या करा? प्राइस इंक्रीज कर 20% एक्स्ट्रा कर, तो 1000 का शेयर कितने में बिकने लगा? 1200। लेकिन कंपनी आपसे 1200 ले रही है, आपको वैल्यू 1200 का नहीं मिलेगा, आपके शेयर्स का वैल्यू वही रहेगा 1000। द फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। और जहां बात रही मार्केट वैल्यू का ना, तो मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट होगा, अप डाउन वो तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। कंपनी ने जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया ना, वो कंपनी का मुनाफा होगा, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं? 1000 का शेयर है, कंपनी ने 1200 में इशू करा, 20% सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, मार्केट में लॉन्च करने से पहले ना, आजकल तो कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया ना कि बहुत कुछ आप पहले से अंदाजा लगा सकते। अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनी ना अपना शेयर जब मार्केट में लॉन्च कर रही होती है, तो वो अपना प्री सब्सक्रिप्शन का एक क्लिक करती है। जैसे आज के डेट में आप कोई भी सामान खरीदते हो, मोबाइल खरीद रहे हो, पसंद आ रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, प्री लॉन्च है ना, तो आप क्या करते हो? उसमें जो जो इंटरेस्टेड होते हैं उसमें 1 रुपया 2 रुपया दे करके पहले से डाल के रखते हैं कि प्री बुकिंग कर ले, या प्री बुकिंग नहीं तो कम से कम वो ये कह देते हैं कि नोटिफाई मी व्हेन इट इज लॉन्च्ड, मतलब जैसे ही लॉन्च हो तो हमको इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है, तो कंपनी को ना शुरू में ही पता चल जाता है कि अच्छा, हम अगर इतना शेयर्स लॉन्च करने वाले हैं तो कितने लोग हैं जो शेयर्स खरीदेंगे, और वो लोग जो है वो कितना कितना शेयर्स खरीदेंगे, इससे उनको अंदाजा लग जाता है, और इसी हिसाब से वो लॉन्चिंग प्राइस। ठीक है, ये तो हो गया कंपनी का। मार्केट में जब शेयर जब लॉन्च होगा तो एक्स्ट्रा जो उनको मुनाफा मिलेगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, और ये कंपनी का क्या है? फायदा। क्लियर है? अब देखो, मार्केट में जो शेयर्स लॉन्च हो चुका, कंपनी के पास जो पैसा आना था आ गया। अब आपके पास एक शेयर है, आपने खरीदा है 1200, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसका शेयर प्राइस चला गया 1500। आपने सोचा अच्छा मौका है, 300 रुपया फायदा कमा लेते, बेच दिया आपने, 300 रुपया आपको फायदा हो गया। आपसे किसी और ने खरीदा, उस पर्सन को कितने में पड़ा? वो 1500। अब फिर मार्केट प्राइस हो गया 1700, वो भी देखा 1500 में खरीदा, 200 फायदा हो रहा है, वो भी बेच देगा। तो ये तो मार्केट में चल रहा ना, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के बीच शेयर ट्रांसफर हो रहा है, यही हो रहा ना। कंपनी का सिर्फ रेपुटेशन बढ़ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बढ़ता चला जा रहा है। आउटसाइड दी मार्केट का क्या बढ़ रहा है? वेल्थ बढ़ रहा है ना, क्योंकि जो शेयर प्राइस पहले 1000 में लॉन्च हुआ था, 1200 में लॉन्च हुआ था, उसका वैल्यू भी कितना है? 1700 पे। तो वैल्यूएशन तो कंपनी की बढ़ती चली जाएगी, एक दिन में बढ़ेगा भी, एक दिन में क्रैश भी करेगा। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। तो शेयर होल्डर ये जो शेयर्स जो खरीदते बेचते हैं ना, इसकी वजह से जो कैपिटल जो जाके कंपनी में पड़ा रह जाता था, इसको मिल गया लिक्विडिटी, मतलब ये कैश में कन्वर्ट होने लग गया इजी से इजिली। और लोग तो वही चाहते हैं कि ऐसे संपत्ति में पैसा रखो जिसको जब चाहो तो कैश में कन्वर्ट कर लो। गोल्ड में रखा, जब चाहेंगे कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जमीन में रखे हो, अभी टाइम लगेगा, कस्टमर ढूंढो, एजेंट रखो, वगैरह वगैरह, है ना। तो जो ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो इस तरह के फिक्स्ड एसेट्स में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं आजकल? मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, यहाँ लगाते हैं। दिस इज हाउ दे जनरेट दी वेल्थ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने कई सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। एक तो ये कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी के बोर्ड से कंपनी को परमिशन मिलता है फंड रेज करने, दैट मैक्सिमम कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल।
शेयर्स के बारे में हमने जाना, शेयर्स क्या है, कैपिटल का कंपनी के कैपिटल के अमाउंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर्स, और जो लोग उसको होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, शेयर। कंपनी का शेयर जो है वो मार्केट में इनिशियली जब लॉन्च होता है, पब्लिक को इनिशियल ऑफर में जाता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी का शेयर्स दो तरीके से इशू होता है, या तो दाम के दाम, या फिर दाम के दाम पे इशू होगा, या नहीं तो प्रीमियम पे इशू। पहले डिस्काउंट पे भी इशू होता था, जिसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिस होने लगा, इस वजह से डिस्काउंट का सिस्टम खत्म कर दिया। कंपनी लॉ बोर्ड ने कह दिया कि अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता था ना, ऐसा क्यों होता था ये भी समझो, डिस्काउंट पे क्यों बंद किया कंपनी, कंपनी बोर्ड ने क्यों सोचा है, क्योंकि देखो एक रेस्ट्रिक्शन था, रेस्ट्रिक्शन क्या था कि कंपनी ने अगर शेयर इशू करा ना तो 90% बिकना चाहिए शेयर, नहीं बिका ना 90% तो पूरा पैसा लौटाओ। तो लो इतना मेहनत करके शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराए, अब आपको लगा कि आपका वेल्थ बढ़ेगा और मार्केट में आपका 60-70% ही शेयर बिका, तो जितना पैसा आया सबको लौटा, सारा एफर्ट बर्बाद, है ना। तो इस सिचुएशन को ना हो ऐसा, तो कंपनी क्या करती थी ना, डिस्काउंट ऑफर कि छोड़ो ना 10 का शेयर देना, हम 8 रुपए में बेच दें। हम लोग देख रहे हैं सर, कम से कम तो हम अगर आज 8 लाख रुपए लगाए तो कम से कम मेरा वैल्यू तो 10 लाख का है ना, 2 लाख तो मेरा ऐसे ही बढ़ गया, फेस वैल्यू से तो कम होना नहीं है ना, बात समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट पे ऑफर करते थे, डिस्काउंट पे लोग ज्यादा डिमांड आ जाता, डिमांड बढ़ाने का एक जरिया है, नहीं है मार्केट में अगर कोई सामान हम बेचो तो वहां पे डिस्काउंट ऑफर कर दो, कस्टमर ज्यादा आएंगे कि नहीं है, इंडिया में तो और ज्यादा आएंगे, एक पे एक फ्री कर दो, 50% फ्री, 30% फ्री, रेस्टोरेंट खोले हो और उसके बाद बोल दो कि एक प्लेट बिरयानी फ्री, देखो भीड़ लग जाएगा, ठीक है। चाय का शॉप खोले हो, वहां पे लगा दो कि एक कप पे 2 कप फ्री। आजकल तो यहाँ तो ऐसा भी बिजनेस हो रहा है कि एक का प्राइस पे करो, तीन तीन ले जाओ। हाँ ये बात सही है, लेकिन दीज आर अट्रैक्टिव फॉर, दीज आर मार्केटिंग टैक्टिक्स, ठीक है। और कस्टमर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वैल्यू तो समझ आ रहा है ना, तो हमने एक मार्केट कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में आप लोग को प्रैक्टिकली जो होता है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, आप है कंपनी के कंटेंट, और आपकी कंपनी पहली बार जा रही है इनिशियल पब्लिक ऑफर में, पब्लिक से पैसा लेने जा रही है, तो अब पैसा आएगा तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना, तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, कैसे पोस्टिंग करोगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। इज दैट क्लियर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स तो समझ आ गया कि कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में जनरल पब्लिक को सेल करने जा रही है, ये हुआ इशू ऑफ शेयर्स। और फीचर ऑफ शेयर्स क्या है, कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया ना तो कंपनी का पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाता है कंपनी से। कंपनी अगर ने शेयर्स 1000 रुपए का रखा है दाम, तो वो पार्ट बाई पार्ट मंगाएंगे, पहले पार्ट में 500, फिर 200, फिर 300, मान लो 3 कॉल में कंपनी ने बोल रखा है, तो पहले पार्ट में 500, 200, 300 ऐसे कंपनी पैसा मंगवाने का। पहले आपने 500 देकर के अप्लाई कर दिया, अब आपसे 200 रुपया फिर डिमांड किया गया, फर्स्ट टाइम आपके पास पैसा नहीं, एक नोटिस आएगा कंपनी, पेमेंट आपने नहीं किया, दूसरा नोटिस आएगा, फिर नहीं किया, आपका पैसा भी गया, शेयर्स भी गया। इसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ, समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर, इसका एंट्री कैसे करते हैं, ये टॉपिक आपका इसमें आप सीखने वाले, क्लियर है। एंट्री क्या होगा, कैसे एंट्री होगा, फंडामेंटल, जनरल एंट्री पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ने वाले हो, तो जनरल एंट्री करने के लिए क्या, कौन सा वेपन यूज करना है, कौन सा चश्मा यूज करना है, बस वही यहाँ पे भी यूज होगा। पूरे लाइफ टाइम में जर्नल एंट्री करना मतलब क्लास 1 अकाउंट्स का, ठीक है। रूल्स तो सबको याद होगा ही, अब अगर अभी भूल गए हो तो फिर अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं हो।
आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे आज के लिए।